इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के लेक्चर में आपका वापस स्वागत है और यह लेक्चर संख्या 13 है और आज हम फिर दो वेरिएबल के फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करेंगे और मूलतः हम लिमिट परीक्षण के माध्यम से डिफरेंशिएबिलिटी को जानेंगे और यह बहुत उपयोगी है एक से अधिक वेरिएबल के फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी की जांच करने के लिए। और फिर इस लेक्चर में कुछ कार्य समस्याएं की जाएगी। बस पिछले लेक्चर से पुनः स्मरण करने के लिए हमने पहले से ही दो वेरिएबल के फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी की चर्चा की है और क्या हम सीख चुके हैं कि एक फंक्शन z डिफरेंशिएबल हुआ कहा जाता है एक पॉइंट x y पर, किसी भी बिंदु x y पर, यदि इस पॉइंट पर हम यह व्यक्त कर सकते हैं डेल्टा z जो कि z में वेरिएशन है जब हम x को डेल्टा x द्वारा और y को डेल्टा y द्वारा वेरी करते हैं। यदि हम व्यक्त कर सकते हैं इस डेल्टा z को डेल्टा x और डेल्टा y के टर्म्स में a टाइम्स डेल्टा x प्लस b टाइम्स डेल्टा y उसका एक लीनियर शब्द है जो a और b डेल्टा x और डेल्टा y से इंडिपेंडेंट हैं। इसके अलावा यह एप्सिलॉन टाइम्स डेल्टा x प्लस एप्सिलॉन 2 टाइम्स डेल्टा y और यहाँ एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 2 शून्य हो जाना चाहिए x और डेल्टा y शून्य हो जाना चाहिए। हमने सीखा कि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए f की निरंतरता आवश्यक है और पार्शियल डेरिवेटिव्स की उपस्थिति f(x) और f(y) की अस्तित्वता के लिए या डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आवश्यक है। और हमने पर्याप्त परिस्थितियों को भी देखा है जहां हम देखते हैं एक की कॉन्टिन्यूटी डेरिवेटिव या दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स के कंटिन्यूटी दो वेरिएबल के फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को परिभाषित करने के लिए पर्याप्त हैं। हमने देखा कि डिफरेंशिएबिलिटी को सिद्ध करने के लिए या तो हम सफिशिएंट कंडीशन का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप देखते हैं कि फंक्शन या पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है तो हम यह दावा कर सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, या हम सीधे इस परिभाषा का परीक्षण कर सकते हैं। हमें इस डेल्टा z को डेल्टा और डेल्टा y के टर्म्स में अभिव्यक्त करना है इस रूप में और फिर हम यह दावा कर सकते हैं कि यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है। आज हम एक और तरीका सीखेंगे जो यहाँ इस एक्सप्रेशन के बराबर है। यह आसानी से डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करने के लिए उपयोग किया जा सकता है और यह एक लिमिट परीक्षण है। यहाँ अब हम दिखाएंगे कि इस डिफरेंशिएबिलिटी के बराबर है यह कहना कि यह यहाँ लिमिट करता है डेल्टा रो जो स्क्वायर रूट है डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर है। अगर हम यहाँ इसकी लिमिट ले एक्सप्रेशन डेल्टा जेड माइनस डेल्टा डी जेड ओवर डेल्टा रो शून्य के बराबर है, तब हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। या यदि हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी है यह मतलब है कि यह लिमिट शून्य है और इस लिमिट शून्य से महत्वपूर्ण रूप से डिफरेंशिएबिलिटी लागू होगी। दोनों समान परिभाषा या डिफरेंशिएबिलिटी के लिए परीक्षण कर रहे हैं। अब हम यह दिखाएंगे कि यदि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो यह लिमिट शून्य होगी यदि f अलग है, जिसका अर्थ है कि हम इस डेल्टा z को डेल्टा x प्लस b डेल्टा y और प्लस एप्सिलोन एक डेल्टा x प्लस एप्सिलोन 2 डेल्टा y से अभिव्यक्त कर सकते हैं। और अब यह है dz टर्म जिसे हम डिफरेंशियल कहते हैं। और अगर हम इस डिफरेंशियल शब्द को लेफ्ट हैंड साइड लें और इस डेल्टा रो द्वारा विभाजित करें, डेल्टा रो होता है डेल्टा x स्क्वायर के स्क्वायर रूट प्लस डेल्टा y स्क्वायर। यदि हम इसे विभाजित करें तो हमें राइट हैंड साइड पे मिलेगा एप्सिलोन डेल्टा x पर डेल्टा रो प्लस एप्सिलोन डेल्टा y पर डेल्टा रो टर्म। और अब हम यहाँ लिमिट लेते हैं जब डेल्टा x और डेल्टा y गोज़ टू शून्य की और देखते हैं क्या वैल्यू है राइट हैंड साइड जब हम लेते हैं लिमिट डेल्टा x और डेल्टा y गोज़ टू शून्य। हम पहले से ही जानते हैं कि यह एप्सिलोन 1 और एप्सिलोन 2 शून्य की ओर अग्रसर होते हैं। डेल्टा x होता है और डेल्टा y शून्य हो जाता है, लेकिन हमें सुनिश्चित करना है कि यह टर्म यहाँ एप्सिलोन 1 के साथ डेल्टा x ओवर डेल्टा रो और डेल्टा y ओवर डेल्टा रो है, वे दोनों बाउंडेड हैं। लेकिन यह हम आसानी से देख सकते हैं क्योंकि यह डेल्टा रो है स्क्वायर रूट डेल्टा x स्क्वायर प्लस डेल्टा y स्क्वायर। यह टर्म यहाँ है क्योंकि यह बड़ा है डेल्टा x से। यहाँ हमारे पास डेल्टा y स्क्वायर भी है और फिर स्क्वायर रूट। यह टर्म निश्चित रूप से इस डेल्टा x से बड़ा है। इस टर्म एब्सोल्यूट वैल्यू के मॉड्यूलस के इस डेल्टा x से अधिक डेल्टा रो 1 से बाउंडेड है।
और इसी तरह इस डेल्टा वाई के एब्सोल्यूट वैल्यू से अधिक डेल्टा रो भी 1 से बाउंडेड है। और फिर जब हम लिमिट लेते हैं डेल्टा रो गोज़ टू 0, यह पक्ष 0 होगा क्योंकि एप्सिलॉन 1 0 है और एप्सिलॉन 2 0 है। जब लिमिट लें तो हम देखते हैं इन दो टर्म्स की परिसीमा के कारण हम एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 के प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं कि वे 0 हो जाते हैं। जैसे डेल्टा रो होता है 0 यानी कि डेल्टा x गोज़ टू 0 और डेल्टा y गोज़ टू 0। इस मामले में हम साबित कर सकते हैं कि यह लिमिट 0 के बराबर है वहाँ इन टर्म्स की परिसीमा के कारण यह है। यह लिमिट जो हम यह दिखाना चाहते हैं कि यदि f भिन्न है तो यह 0 के बराबर होना चाहिए। अब हम दूसरी तरह से उसके चारों ओर जाएंगे जिसका मतलब है कि यदि यह लिमिट 0 के बराबर है तो हम यह दिखाएंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इस मामले में हम अब मानते हैं कि यह लिमिट 0 के बराबर है। और अब हम उन तथ्यों का उपयोग करेंगे जो हमने पिछले लेक्चर में भी किया है कि यह लिमिट 0 के बराबर होगा, तब हम यहाँ एक एप्सिलॉन को लागू कर सकते हैं। यह टर्म माइनस 0 जो यहाँ 0 है तो इस टर्म एप्सिलॉन के बराबर है। और यह एप्सिलॉन होगा, यह होगा प्रॉपर्टी जो कि जब हम लिमिट लेते हैं डेल्टा रो 0 की ओर जाता है गोज़ टू 0 या डेल्टा x और डेल्टा y 0 हो जाता है, फिर यह एप्सिलॉन 0 हो जाना चाहिए क्योंकि इसकी लिमिट ठीक 0 है। एप्सिलॉन हो जाना चाहिए 0 और हम यहाँ लिमिट लेते हैं डेल्टा रो जो 0 होगा अग्रसर होता है 0 की ओर। इस मामले में हमारे पास यह एप्सिलॉन की प्रॉपर्टी है कि यह जाना चाहिए 0 करने के लिए जब डेल्टा रो अग्रसर होता है 0 की ओर। और अगर हम अब इस टर्म को राइट हैंड साइड ले, हमारे पास है डेल्टा z माइनस यह डी जेड जो बराबर है एप्सिलॉन टाइम्स यह डेल्टा रो जीस का अर्थ है एप्सिलॉन और डेल्टा रो हमारे पास प्रतिस्थापित स्क्वायर रूट है डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर। अब हम विभाजित कर सकते हैं स्क्वायर रूट डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर और मल्टीप्लाई करेंगे उसी टर्म से। यहाँ यह निम्न व्यंजक स्लैश एक्सप्रेशन प्राप्त करने के लिए एप्सिलॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर यहाँ इस स्क्वायर रूट द्वारा विभाजित करें और अब हम दो भागों में तोड़ सकते हैं। यहाँ एप्सिलॉन और एक डेल्टा एक्स इस टर्म और अन्य डेल्टा एक्स द्वारा विभाजित x हमने नीचे लिखा है। प्रोडक्ट में फिर से एक ही अवधारणा यहाँ है, यह एप्सिलॉन एक साथ एक डेल्टा y के साथ और इस शब्द स्क्वायर रूट डेल्टा x स्क्वायर द्वारा विभाजित प्लस डेल्टा y स्क्वायर और डेल्टा y। अब हम देखते हैं कि इस डेल्टा z वेरिएशन में z को लिख सकते हैं dz प्लस एप्सिलॉन 1। यह हमारे एप्सिलॉन 1 डेल्टा x प्लस यह एप्सिलॉन 2 डेल्टा y है जो इंगित करता है क्योंकि यह dz गोज़ टू राइट हैंड साइड और फिर यह एप्सिलॉन एक टर्म की तरह है और यह एप्सिलॉन दो टर्म है और उनकी प्रॉपर्टी है कि वे फिर से 0 हो जाएंगे जो हमने पहले सीखा है। यह 0 होगा, यह भी 0 होगा और हमने इस डेल्टा z को इस dz के टर्म्स में लिखा है प्लस एप्सिलॉन डेल्टा x प्लस एप्सिलॉन डेल्टा y के संदर्भ में लिखा है और यह वास्तव में डिफरेंशिएबिलिटी की परिभाषा है। अब हमने देखा है कि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमारे पास यहाँ समानता की परिभाषा है कि डिफरेंशिएबिलिटी का यह मतलब है कि यह लिमिट 0 के बराबर होना चाहिए, या हमने यह भी देखा है कि यदि यह लिमिट 0 के बराबर है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। हम इस लिमिट परिभाषा का उपयोग कर सकते हैं यहाँ डिफरेंशिएबिलिटी की जांच के लिए क्योंकि यह लिमिट मिल रही है इस डेल्टा z को इस dz और एप्सिलॉन डेल्टा x डेल्टा y टर्म्स के संदर्भ में अभिव्यक्ति से आसान है। ज़्यादातर टाइम आप इसका उपयोग करेंगे फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को साबित करने की परिभाषा के लिए क्योंकि यह डिफरेंशिएबिलिटी से आसान है डिफरेंशिएबिलिटी की अन्य परिभाषा की तुलना में। यहाँ हम इस समस्या संख्या 1 को लें और हम यह दिखा देंगे कि इस मामले में फंक्शन कंटिन्यूअस है और पार्शियल डेरिवेटिव्स मौजूद है, लेकिन यह फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है और यह कारण है कि
निरंतरता और पार्शियल डेरिवेटिव्स की अस्तित्व के कारण है। ये दोनों डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं। हम इन दो शर्तों के आधार पर यह दावा नहीं कर सकते कि यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है। यह एक उदाहरण है। हम यह देखेंगे कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है और पार्शियल डेरिवेटिव्स दोनों f(x) और fy दोनों ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। पहला, पार्शियल डेरिवेटिव्स का अस्तित्व। हम जानते हैं f(x) शून्य पर शून्य की परिभाषा, और स्वाभाविक रूप से आप इस अस्तित्व के कंटिन्यूटी को शून्य शून्य पर दर्शाएंगे और यह भी देखेंगे कि यह फंक्शन ओरिजिन से डिफरेंशिएबल नहीं है। यहाँ f(x) शून्य पर शून्य है। परिभाषा के अनुसार लिमिट डेल्टा x गोज़ टू शून्य और f डेल्टा x शून्य माइनस f शून्य शून्य इस डेल्टा x टर्म पर यह शून्य होगा, क्योंकि यहाँ हम इस एक्स वाई के प्रोडक्ट को देख सकते हैं। जब हमारे पास यहाँ यह तर्क है एफ एस शून्य में, यह फंक्शन को शून्य कर देगा और एफ शून्य शून्य को शून्य पर परिभाषित किया जाता है। हमारे पास यह शून्य माइनस शून्य है, यह यहाँ शून्य है और यह भी शून्य है। शून्य माइनस शून्य बाय डेल्टा एक्स, और हमें यहाँ शून्य मिलता है। तो इसी तरह एफ वाई के लिए एफ वाई शून्य शून्य हमारे पास एफ शून्य डेल्टा वाई माइनस एफ शून्य शून्य है, और फिर एक्स आर्गुमेंट के कारण यहाँ यह शून्य है। यह प्रोडक्ट इसे फिर से शून्य कर देगा और यह शून्य ही है, तो शून्य माइनस शून्य, और हमें फिर से इसका वैल्यू शून्य के बराबर मिल जाएगा। यहाँ एक पार्शियल डेरिवेटिव्स की उपस्थिति है एट शून्य शून्य, और पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू एक्स के संबंध में शून्य है, और साथ ही पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू शून्य शून्य विद रिस्पेक्ट टू वाई भी शून्य है। अब कंटिन्यूटी के लिए फिर से यह सरल फंक्शन जो हमने पहले से ही परीक्षण किया है, हम इसे पोलर कोऑर्डिनेट में बदल सकते हैं। वह आसान होगा। x बराबर है r cos थीटा के और y बराबर है r sin थीटा के। हम वहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और लिमिट ले सकते हैं जब r गोज़ टू शून्य। जब हम यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं x बराबर r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा, हमें यहां मिलेगा r स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर, और फिर एक r कैंसिल हो जाएगा और यहाँ है r और cos थीटा sin थीटा। जब r गोज़ टू शून्य, ये cos थीटा sin थीटा बाउंडेड होंगे। यहाँ यह लिमिट शून्य हो जाएगा। हमारे पास है और फंक्शन भी शून्य पर शून्य शून्य है। फंक्शन कंटिन्यूअस है। पॉइंट शून्य शून्य पर हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स का अस्तित्व है। हमारे पास फंक्शन का कंटिन्यूटी है, और अब हम इस फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी का परीक्षण करेंगे। इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी के लिए अब हमें ज़रूरत है इस लिमिट परिभाषा को जानने की, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा यह बहुत आसान है। तो हम पता करेंगे कि यहाँ डेल्टा जेड माइनस टी जेड डेल्टा रो पर लिमिट क्या है। डेल्टा जेड है यह वृद्धि एक्स और वाई में, तो एट पॉइंट शून्य 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 प्लस डेल्टा एक्स और शून्य प्लस डेल्टा वाई और माइनस एफ शून्य शून्य। यह f शून्य शून्य है शून्य। यहाँ हमारे पास है f डेल्टा x डेल्टा y। यहाँ यह x y प्रतिस्थापित किया जाएगा डेल्टा x डेल्टा y द्वारा। हमारे पास है डेल्टा x डेल्टा y और स्क्वायर रूट डेल्टा x स्क्वायर प्लस डेल्टा y स्क्वायर। और अब यह dz z का डिफरेंशियल है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डेल्टा x प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y, और फिर यह है डेल्टा y। ये दोनों हमने अभी देखा है इससे पहले कि वे शून्य हो जाएं। हमें यह dz टर्म शून्य के बराबर प्राप्त होगा, और फिर यह लिमिट करेगा डेल्टा z को ओवर dz ओवर डेल्टा रो। यह डेल्टा z है डेल्टा x डेल्टा y ओवर डेल्टा x स्क्वायर प्लस डेल्टा y स्क्वायर, और dz है शून्य। हमें मिलेगा डेल्टा x डेल्टा y। अतः डेल्टा रो था स्क्वायर रूट डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर। एक स्क्वायर रूट यहाँ है। हम इस टर्म को जानते हैं बिना स्क्वायर रूट के। डेल्टा एक्स डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर। अतः अब हम यह लिमिट देखेंगे। यदि हम यह पथ यहाँ ले डेल्टा एक्स बराबर m इंटू डेल्टा एक्स,
यह स्पष्ट है कि इनमें से प्रत्येक क्वाड्रेटिक है, इसलिए यह भी एक क्वाड्रेटिक ही है। हम आसानी से समझ सकते हैं कि जब हम इस विशेष भाग को ले तब डेल्टा y बराबर m डेल्टा x जो लीनियर पथ है। डेल्टा x शून्य डेल्टा y शून्य होगा। हम यहाँ देखेंगे जब डेल्टा y m के बराबर है तथा m का स्क्वायर डेल्टा x के बराबर है तो डेल्टा x v डेल्टा x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और हमें यह एक प्लस m का स्क्वायर मिलेगा। यह फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि यहाँ लिमिट नहीं है, क्योंकि लिमिट इस के पाथ पर निर्भर करती है। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि इसकी लिमिट शून्य के बराबर होनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए दिया गया फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इस उदाहरण में हमने देखा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है और इसका पार्शियल डेरिवेटिव्स हो सकता है, लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसी के समान यहाँ और भी उदाहरण हम देखेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट है, लेकिन यह डिफरेंशिएबल नहीं है। फिर से पार्शियल डेरिवेटिव्स करना आसान है। यह परिभाषा है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स की। f डेल्टा x शून्य यदि आप y का मान शून्य करें, हम देखते हैं f बराबर शून्य के लिए डेल्टा x का स्क्वायर बढ़कर डेल्टा क्यूब होगा, तो यहाँ डेल्टा x स्क्वायर भी रहेगा। मुख्य रूप से देखते हैं लिमिट 1 पर के लिए f डेल्टा x के लिए शून्य होगा, डेल्टा x क्यूब के लिए डेल्टा x स्क्वायर होगा और फिर इस परिभाषा से डेल्टा x होगा, अतः यह 1 के जैसा होगा। इसकी लिमिट 1 है और के समान एफ वाई के शून्य शून्य पर जब हम कंप्यूट करते हैं, इस केस में हम पाते हैं कि यहाँ x शून्य है। आप पाएंगे कि शून्य और 2 डेल्टा वाई क्यूब और y डेल्टा तथा वाई स्क्वायर डेल्टा मिलकर डेल्टा वाई क्यूब बनाते हैं। इसलिए यह डेल्टा वाई क्यूब कैंसिल हो जाएगा और हमें इसलिए लिमिट 2 मिलेगी। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 है और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 2 है। अब इस फंक्शन की कंटिन्यूटी पर फिर से आना आसान है और हम इसे पोलर कोऑर्डिनेट में बदल कर दिखा सकते हैं, क्योंकि x बराबर r cos थीटा है तथा थीटा y बराबर r sin थीटा है, और यह देखना आसान है कि यहाँ r स्क्वायर कोऑर्डिनेट होगा और हम वहाँ से r क्यूब प्राप्त करेंगे तथा r क्यूब भी प्राप्त होगा। हम न्यूमेरेटर में एक r के साथ में cos क्यूब थीटा प्लस 2 sin क्यूब थीटा के भी कुछ बाउंडेड फंक्शन प्राप्त करेंगे। जब r शून्य होगा तब के लिए लिमिट भी शून्य होगा। हम पाते हैं यह लिमिट शून्य होता है तो फंक्शन वैल्यू भी शून्य होती है, अतः यह फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो पार्शियल डेरिवेटिव्स भी लगातार एग्जिस्ट करता है और फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। हम अब देखेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इस पॉइंट पर के लिए हमें इस लिमिट को फिर से दिखाने की आवश्यकता है, और जहां यह डेल्टा z है और फिर डेल्टा x और डेल्टा y का अंतर शून्य है, x y के स्थान पर डेल्टा x और डेल्टा y के टर्म्स में बदल देते हैं तथा dz टर्म्स को डेल्टा z में शून्य मान पर डेल्टा x का मान 1 और 2 है। यहाँ दिया है डेल्टा x प्लस 2 डेल्टा y, और अगर हम इस लिमिट को फिर से यहाँ लेते हैं तो यह एक रो है और तब डेल्टा z जो कि डेल्टा x स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा y स्क्वायर के बराबर होगा। डेल्टा y स्क्वायर प्लस डेल्टा x स्क्वायर माइनस डी जेड टर्म्स डेल्टा x प्लस 2 डेल्टा y। अतः इसे हल करने पर हम पाते हैं कि इसमें डेल्टा x स्क्वायर डेल्टा y स्क्वायर डिनोमिनेटर होगा। हमारे पास है डेल्टा x स्क्वायर और 2 डेल्टा y स्क्वायर को प्रोडक्ट में से घटाने पर डेल्टा x क्यूब एक टर्म में और टर्म में 2 बार डेल्टा x स्क्वायर और डेल्टा y। अतः हम इसमें देखते हैं डेल्टा y स्क्वायर डेल्टा x टर्म में और 2 बार डेल्टा y क्यूब घटाने पर टर्म, अतः और यह 2 टाइम्स डेल्टा y क्यूब, यह भी एक क्यूब है। डेल्टा x क्यूब कैंसिल हो जाएगा और 2 टाइम्स डेल्टा y क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा। अतः हम को देखते हैं जहां केवल 2 टर्म्स के साथ डेल्टा y स्क्वायर और x स्क्वायर। हमने पहले देखा इसके -2 टाइम्स के बाद डेल्टा x स्क्वायर और डेल्टा y को माइनस करने पर
डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई स्क्वायर और डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर के पावर 2/3। अब हम यदि पाथ लेते हैं डेल्टा एक्स में डेल्टा वाई को m के बराबर, फिर से वही स्थिति, यहाँ हमारे पास डेल्टा एक्स क्यूब कॉमन है, यहाँ भी हमें डेल्टा एक्स क्यूब ही कॉमन मिलेगा और डेल्टा वाई स्क्वायर m स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यह 2/3 का पावर है, यहाँ भी हम कॉमन डेल्टा एक्स क्यूब ले सकते हैं। डेल्टा एक्स क्यूब हर जगह से कैंसिल हो जाएगा और आप लिमिट माइनस में पाएंगे जो m स्क्वायर है। यहाँ माइनस m से 1 प्लस m स्क्वायर 3/2 मिलेगी। यह होगी पाथ पर आधारित लिमिट। m के आधार पर हमारे पास लिमिट के लिए एक अलग संख्या है और इसलिए यह सीमा एग्जिस्ट नहीं करता। पुनः यह फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। यहाँ दूसरी समस्या है, दिखाए फंक्शन डिफरेंशिएबल है लेकिन f(x) और f(y) पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस नहीं हैं। याद रखें कि पार्शियल डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएबिलिटी के लिए सही है। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है लेकिन f(x) और f(y) कंटिन्यूअस नहीं होंगे। यदि हम सिद्ध कर सकते हैं कि f(x) और f(y) कंटिन्यूअस है तो यह निश्चित है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। लेकिन यदि हम f(x) और f(y) में निरंतरता सिद्ध नहीं कर सकते तो हम f के डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कुछ भी हल नहीं निकाल सकते। यह उदाहरण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है लेकिन f(x) और f(y) इस मामले में कंटिन्यूअस नहीं है। पार्शियल डेरिवेटिव का अस्तित्व। अब क्योंकि हमें यह दिखाना है कि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आवश्यक शर्तें सही हैं, यदि आवश्यक शर्तों में से एक का भी उल्लंघन किया जाता है तो हम तुरंत दावा कर सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। यहाँ पुनः पार्शियल डेरिवेटिव है, हमें अब f डेल्टा x माइनस 0 पर डेल्टा x को परिभाषित करना है और इस केस में हम इसे 0 दर्शा सकते हैं क्योंकि यहाँ दिया है डेल्टा x जहाँ f डेल्टा x और डेल्टा y 0 है, दिया है डेल्टा x स्क्वायर और कास्ट टर्म के साथ x स्क्वायर रूट डेल्टा एक्स स्क्वायर प्राप्त करेंगे और टर्म में डेल्टा एक्स से भाग देने पर 0 होगा। यह कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ कुछ बाउंडेड है और फिर डेल्टा एक्स गोज़ टू 0, यह लिमिट होगी 0। और इसी तरह हम दिखा सकते हैं कि 0 पर fy भी 0 है क्योंकि यह फंक्शन वैसे भी सिमेट्रिक है। हम देखते हैं कि यह पुनः 0 है। अब फंक्शन की कंटिन्यूटी की जांच करना आसान है क्योंकि जब एक्स वाई गोज़ टू 0 तो यहाँ बाउंडेड है और पुनः एक्स वाई 0 की ओर अग्रसर है। साधारणतः यह एफ एक्स वाई 0 होगा क्योंकि एक्स वाई गोज़ टू 0। फिर से हम पोलर कोऑर्डिनेट को बदलकर भी देख सकते हैं, दिया है हम इसे आर स्क्वायर की तरह प्राप्त कर सकते हैं और फिर बाकी सब बाउंडेड होगा और आर गोज़ टू 0। यह 0 होगा चाहे पोलर कोऑर्डिनेट में परिवर्तन करके दिखाया जाए या सीधे जहां एक्स वाई गोज़ टू 0। यह टर्म 0 हो जाता है और यह कुछ बाउंडेड है जहां सब सीमित है। हम इस लिमिट को सीधे 0 के रूप में प्राप्त करेंगे जो 0 पॉइंट पर फंक्शन वैल्यू है। हम देखते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है और अब डिफरेंशिएबिलिटी पर आते हैं तो इस फंक्शन के हम करेंगे इस डेल्टा जेड को सीधे परिभाषा में ले, मेरा मतलब डेल्टा जेड के लिए है जेड में वेरिएंस, तो f0 प्लस डेल्टा एक्स 0 प्लस डेल्टा वाई माइनस f0 0। यह हो जाएगा क्योंकि f0 0 है, 0 डेल्टा एक्स डेल्टा वाई है, एक्स वाई को बदल दिया जाएगा, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई टर्म है और यह dz 0 पर x विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव z का विद रिस्पेक्ट टू y 0 पर, और हमने देखा है कि वे मान 0 थे। यह dz 0 है और अब यह भागफल यहाँ और फिर हम लिमिट लेंगे डेल्टा z यहाँ दिया हुआ है डेल्टा एक्स स्क्वायर और डेल्टा वाई स्क्वायर कॉस और घटा यह 0 और यह डेल्टा रो स्क्वायर रूट डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर है। हम देखेंगे कि यहाँ यह लिमिट क्या है।
तथा यह कैंसिल हो सकता है। हम अंश में इस स्क्वायर रूट पद को इस कॉस के साथ प्राप्त करेंगे इस अवधि में एक। और अब यह शब्द हम आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ लिमिट जैसे डेल्टा एक्स गोज टू शून्य डेल्टा वाई गोज टू शून्य, क्योंकि यह पद शून्य हो जाएगा और कुछ बाउंडेड है। यहाँ बैठे हैं सीधे हम कर सकते हैं दिखाएं कि यह वैल्यू शून्य है। इसका मतलब है कि अगर यह लिमिट शून्य है तब फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इस मामले में हमने देखा है कि यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है। क्या है? अब यह दिखाने के लिए कि हम करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव की निरंतरता पर जाएं और हम देखेंगे कि इस मामले में पार्शियल डेरिवेटिव्स निरंतर नहीं हैं। एफ एक्स और एफ वाई की निरंतरता को सिद्ध करने के लिए हमें गैर ऑरिजिन पॉइंट पर एफ एक्स और एफ वाई प्राप्त करने की आवश्यकता है। यहाँ यह शून्य के बराबर नहीं है और जब शून्य के बराबर होता है तो हमारे पास शून्य शून्य समान हो सकता है। यहाँ भी वही गलती हम कह सकते हैं यह ऐसा था। शून्य शून्य पर फंक्शन परिभाषित किया गया था शून्य के रूप में और फिर हमारे पास है शून्य जब एक्स वाई शून्य के बराबर हो। यह भी है शून्य के बराबर नहीं और यह शून्य है जब एक्स वाई शून्य है। ठीक है, अब हम पार्शियल डेरिवेटिव्स की कंटिन्यूटी शून्य शून्य पॉइंट पर दिखाएंगे। हमें पार्शियल डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी को कंप्यूट करने की आवश्यकता है नॉन जीरो पॉइंट पर। हमें पार्शियल डेरिवेटिव को कंप्यूट करना है गैर ओरिजिन पर यहाँ और फिर शून्य शून्य पर। एफ एक्स और एफ वाई एक्स का वैल्यू जिसे हमने पहले ही कंप्यूट कर लिया है शून्य था। इस गैर मूल पॉइंट पर इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव पाने के लिए तो हमें करना होगा हम सीधे कर सकते हैं एक्स के संदर्भ में इस फंक्शन का डेरिवेटिव प्राप्त करें इस y को कांस्टेंट मानकर। इसलिए एक्स वाई पर शून्य शून्य पॉइंट के बराबर नहीं है। हम इस डेरिवेटिव इस y स्थिरांक का इलाज करने के प्रत्यक्ष भेदभाव से प्राप्त कर सकते हैं। यह एक प्रोडक्ट टूल है। इस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर शब्द इस कॉस माइनस साइन के साथ होगा और एक स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर से अधिक और इस पद का डेरिवेटिव जो -1/2 और ये 2x अधिक होगा एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर 3/2 और फिर यह यहाँ अपरिवर्तित रहेगा इस पद का कारण और डेरिवेटिव 2x होगा। यह पार्शियल डेरिवेटिव है फंक्शन पर x के संबंध में पॉइंट एक्स वाई पर जो शून्य शून्य के बराबर नहीं है। हम यहाँ इस शब्द को थोड़ा सरल कर सकते हैं। हमें इसका 1/स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्राप्त होगा और यह पद एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यह 2x कॉस 1 के ऊपर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और अब अगर हम लेते हैं पद यहाँ x अक्ष के साथ है जिसका अर्थ है डेल्टा वाई, यह y शून्य पर सेट हो जाएगा। हम शून्य शून्य की ओर आ रहे हैं। हम चाहते हैं देखें कि क्या एफ एक्स जैसे एक्स वाई शून्य पर जाता है बराबर है पार्शियल डेरिवेटिव ए की शून्य शून्य बिंदु जो वहां शून्य था एक्स अक्ष के अनुदिश। यदि हम ओरिजिन बिंदु की ओर बढ़ते हैं तो क्या होगा? वाई शून्य है। अब हमारे पास यहाँ है एक्स और एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट से विभाजित किया जाता है जो कि एक्स का एब्सोल्यूट वैल्यू है और फिर हमारे पास चिन्ह है एक बार फिर एक्स प्लस का एब्सोल्यूट वैल्यू यह 2x और कॉस फिर से यह यहाँ 1/स्क्वायर अधिक एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स यह एक्स अक्ष के साथ है। इसका मतलब कि y शून्य है। हमने यहाँ रखा y शून्य। हम इस एक्स अक्ष के साथ एक विशेष पथ ले रहे हैं तथा अब अगर हम यहाँ महसूस करते हैं उदाहरण के लिए जब हम दाईं ओर से x से शून्य पर जाते हैं तो यह +1 होता है जब गोज टू x निगेटिव पक्ष से शून्य यह 0 से 1 के रूप में हो जाएगा और किसी भी स्थिति में यह भी निश्चित नहीं है कि यहाँ क्या वैल्यू होगा। वही स्थिति इस पॉइंट पर यहाँ वैसे भी यह x गोज टू 0 यह कुछ बाउंडेड है। यह गायब हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा।
लेकिन इस पॉइंट पर यहाँ यह प्लस की तरह है एक और यह उस स्थिति में अनिर्धारित है और यह -1 भी हो सकता है और यहाँ हम नहीं जानते कि x के शून्य होने पर क्या वैल्यू होता है। यह लिमिट एग्जिस्ट नहीं है या निश्चित रूप से यह शून्य के बराबर नहीं है जो हम उसे ढूंढ रहे थे। यह लिमिट यदि यह लिमिट शून्य के बराबर है तो हम यह दावा कर सकते हैं कि फंक्शन है डेरिवेटिव एफ एक्स कंटिन्यूअस है क्योंकि यह था डेरिवेटिव वैल्यू 0 पॉइंट यह था एफ एक्स 0 पॉइंट पर। किसी भी मामले में यह एक इसके बराबर नहीं है, वास्तव में लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। इस पार्शियल डेरिवेटिव की निरंतरता के बारे में कोई सवाल ही नहीं है, इसलिए यह एफ एक्स है निरंतर नहीं। और इसी तरह हम दिखा सकते हैं क्योंकि यह फंक्शन उचित सिमेट्रिक है, हम यह भी दिखा सकते हैं कि एफ वाई निरंतर नहीं है। इस उदाहरण में हमने देखा है वह पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस नहीं है हालांकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। यह टिप्पणी उपरोक्त उदाहरण से पता चलता है कि पार्शियल डेरिवेटिव्स की निरंतरता डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आवश्यक कंडीशन में नहीं है। एक फंक्शन कंटिन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स के बिना डिफरेंशिएबल हो सकता है। इसी तरह का समान उदाहरण यहाँ फिर से दिखाया जा सकता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है और एफ एक्स और एफ वाई वे कंटिन्यूअस नहीं हैं, इस पर छोड़ दिया जाता है। तक प्रतिभागियों, हम यह नहीं दिखाने जा रहे हैं कि यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है लेकिन एफ एक्स और एफ वाई कंटिन्यूअस नहीं हैं, लेकिन कार्यचरण पहले की समस्या के समान हैं और कोई आसानी से दिखा सकता है कि एफ एक्स और एफ वाई इस समस्या के लिए भी कंटिन्यूअस नहीं हैं। यहाँ निष्कर्ष हमारे पास है, हमने जो देखा है हमने डिफरेंशिएबिलिटी देखी है, एक समान परिभाषा जो यहाँ लिमिट है शून्य को दिखाना यह कहने के बराबर है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। यह किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी का परीक्षण करने में उपयोगी है। और यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव्स मौजूद होने पर भी फंक्शन एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव का एग्जिस्ट डिफरेंशिएबिलिटी के लिए सफिशिएंट कंडीशन है। यह आवश्यक कंडीशन नहीं है। भले ही एफ एक्स और एफ वाई कंटिन्यूअस न हो, डिफरेंशिएबल हो सकते हैं, यही हमारे पास है। यह भी देखें क्योंकि यह सफिशिएंट कंडीशन है। ठीक, ये वे संदर्भ हैं जिनका इन लेक्चर्स को तैयार करने के लिए उपयोग किया है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।